नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का, जहां बड़ी बहस में आज हम दिल्ली में जो संग्राम है उसकी आग हरियाणा में इस वक्त उसकी लौ, उसकी दहक पहुंच चुकी है। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंदोलन चला वो सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी गूंज हरियाणा तक सुनाई देने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे धरने को अब हरियाणा के कई जिलों से खुला समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दल, जन संगठन, छात्र संगठन और वकील सड़कों पर उतरकर छात्रों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि कानून यानी सरकार व्यवस्था और फिर संवाद की बात कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या हरियाणा से जो समर्थन मिल रहा है वो आंदोलन को नई ताकत देगा क्या, या फिर सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया हमारे एसोसिएट एडिटर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश हमारे साथ एसोसिएट एडिटर के तौर पर और वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पांडवों के बसाए इंद्रप्रस्थ, जिसका नाम बाद में दिल्ली पड़ा, आधुनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के विरोध प्रदर्शन को हरियाणा से लगातार दूसरे दिन भी समर्थन मिला। सिरसा, कैथल और यमुनानगर में शुक्रवार को इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुए। रेवाड़ी और कैथल में तो जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कैथल में छात्रों, सामाजिक संगठनों और वकीलों ने प्रदर्शन किया, यानी दिल्ली के छात्र आंदोलन को पड़ोसी राज्य हरियाणा से समर्थन जारी है। पर मुद्दा अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नहीं रह गया है। हम जो आसपास सुन रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहा है कि तुम किस पार्टी को समर्थन करते हो, तुम किस पार्टी को। हम किसी पार्टी को समर्थन करने के लिए नहीं आए हैं, न ही किसी संघ को समर्थन करने के लिए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए आए हैं। कल नीट था, आज नेट होगा, किसी दिन कोई और पेपर लीक होगा। न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो एक तो यूथ को कहते हैं कॉकरेज, ऊपर से पेपर लीक करवा रहे हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड किया है और मोदी जी कल लाइव आकर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। इतने दिनों से मोदी ने कुछ भी नहीं अपलोड किया, ना किसी एक्टर ने किया, ना ही किसी और ने। और वो एकदम से अचानक से आकर अगर ऐसे लाइव पे आके कह रहे हैं भी हाँ हम इस पे एक्शन लेंगे, तो वो सिर्फ कर रहे हैं यूथ के डर से, क्योंकि वो वहां पर जंतर मंतर पे है। जो मेरा देश का भविष्य है, जो आगे जाके इतनी देश की डोर संभालनी है, वो एक इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई आपकी जो नीति है शिक्षा के प्रति वो सही नहीं, आप इस्तीफा दो। क्योंकि बच्चे महंगी शिक्षा इतनी हो चुकी है, हर घर का बच्चा इतनी शिक्षा महंगी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, अगर पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे पर क्या गुजरती है। उधर रेवाड़ी का प्रदर्शन भी प्रभावी रहा। ये देश में पहली बार देखा है कि निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का यूज किया। उसके विरोध के अंदर देश भर के अंदर ये विरोध हो रहा है। आप देखिए कि हमने पहली बार देखा है कि देश के अंदर बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, जो इस देश के भविष्य है। इधर गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छात्र आंदोलन को लेकर ये कहा, चर्चा में शामिल हो ताकि हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिस प्रकार का युवाओं को बरगला करके राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वही है, उसको देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को सब। ये कोई एक ये नहीं है, एक पार्टी की मांग नहीं है, केवल राहुल जी की मांग नहीं है। ये सब जो है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है
उनकी तरफ से मांग है। गौरतलब है कि दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बावजूद सीजेपी और छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है। दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्य हरियाणा के जिलों से मिल रहा समर्थन आंदोलन की धार तेज किए हुए है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के बहुत से छात्र पढ़ते हैं और दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले प्रदेश के 14 जिलों के छात्र और युवा आंदोलन में सक्रिय हैं। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र सोनी जी। आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे और सवाल ये कि ये जो दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसकी आग, इसकी दहक हरियाणा तक कुछ इस तरीके से पहुंच चुकी है कि वहां पर अब यह मुद्दा सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है? वीरेंद्र सोनी जी। में कोई दो राय नहीं है। देखिए, दिल्ली के साथ जुड़ता हरियाणा है। जो दिल्ली का घटनाक्रम होता है उसका हरियाणा पर भी असर पड़ता है और हरियाणा के युवा ही दिल्ली के आंदोलन को सफल बना रहे हैं, क्योंकि हरियाणा नजदीक है, तो इसलिए वहां के हरियाणा में इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। हरियाणा का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर प्रदर्शन ना हो, कोई आंदोलन का रूप ना हो। सभी राजनीतिक दल, इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और कांग्रेस ने तो कल कैंडल मार्च की भी घोषणा की है। तो इस तरह से सभी राजनीतिक दल इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम है उससे हरियाणा प्रभावित नहीं रहता। तो इसलिए अब हरियाणा में जो इसकी प्रतिक्रिया, हालांकि देखिए शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई इसमें हिंसा नहीं है। हरियाणा में बिल्कुल देखिए पुलिस भी संयम बरत रही है, दिल्ली में संयम नहीं बरता। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है उसकी देश भर में निंदा हो रही है और पुलिस अगर संयम से काम लेती तो ये स्थिति ना बनती। तो हालांकि देखिए कांग्रेस भी मांग कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि जो जिन्होंने निहत्थे छात्रों पर अत्याचार किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तो है ही है और प्रधानमंत्री भी इस घटनाक्रम के लिए खेद व्यक्त करे, माफी मांगे। तो अब देखिए, अब केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि कठोर 10 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान भी और जुर्माने का प्रावधान भी किया है। तो कानून तो बनते रहते हैं। कानून तो निर्भया रेप कांड हुआ था तो उस पर भी कानून बनाया गया था, काफी आंदोलन हुआ था। तो लेकिन उसके बाद भी क्या बलात्कार रुक गए क्या? ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जो एक राजनीतिक वातावरण बना है, इस राजनीतिक वातावरण से जो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। हमने सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए परीक्षाएं आयोजित करने की थी कि उनका 1 वर्ष बेकार ना जाए, तो इसलिए हमने परीक्षाएं आयोजित की। लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि अगर बार बार परीक्षाएं, अगर ये पेपर लीक होते रहेंगे तो उनका भविष्य तो अंधकार में जाएगा। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तब पेपर लीक हुए थे। अब राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून बना देने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? और जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, वो मांग क्या राजनीतिक है या वास्तविक कारण है? हालांकि शिक्षा विभाग में कल कई अधिकारी हटाए गए, तो क्या उन अधिकारियों को हटा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करने जा रही। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद म्यूट है इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज जी मिल रही है। हाँ महेश जी, सवाल ये कि जिस तरह से आपके दिल्ली का जो प्रदर्शन था, दिल्ली की जो आग थी प्रदर्शन की, क्या वो हरियाणा तक कुछ इस कदर पहुंची है कि अब ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये जो पूरा मामला है, अब वो छात्रों तक ये लड़ाई सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये पूरे तरीके से राजनीतिक और सामाजिक रूप धारण कर चुका है? क्योंकि इसमें राजनेता भी आ रहे हैं, इसमें छात्र नेता भी आ रहे हैं, इसमें वकील भी आ रहे हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब इस पूरी लड़ाई को किस तरीके से देखा जाए, चूंकि अब ये मामला एक जगह पर जाकर रुक नहीं रहा है? डॉक्टर महेश।
शिवम, यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि ये मामला एक जगह पर जाकर अब रुकेगा भी नहीं। ना सिर्फ हरियाणा की बात है, देश के अलग अलग राज्यों में लगभग उसी तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आप चाहे पटना की बात करें, देश के किसी अन्य राज्य की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, वही रिएक्शन मुझे हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। आप एक क्षेत्र विशेष तक इस आंदोलन को, इस संघर्ष को सीमित नहीं कर पाएंगे। कोशिश सरकार की थी कि लुटिन जोन के इर्द गिर्द, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है, सर्विसेज है, वो बंद कर दी जाए। वहां से जो वीडियोज हैं वो देश के सामने निकलकर नहीं आए। देश के कोने कोने तक जो मैसेज छात्रों के पहुंच रहे थे वीडियो के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट को वहां पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर इन वीडियोज को देश तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही थी। और यही वजह थी कि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से ये रणनीति पहले से अपना ली गई थी कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। यानी आप एक क्षेत्र विशेष तक इसे सीमित करने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो मेट्रो के रूट्स हैं वो बंद कर दिए गए, मेट्रो की लाइंस हैं जो स्टूडेंट्स को वहां तक लेकर जा सकती थी। तमाम जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे जो मेट्रो के जरिए उस इलाके तक पहुंच सकते थे वो आपने प्रतिबंधित कर दिए, वो रूट्स आपने डाइवर्ट कर दिए, आपने जो सड़क के रास्ते थे वो रोकने की कोशिश की। तो तमाम वो कोशिशें जिससे इस इलाके को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए, ये कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई, दिल्ली प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से की गई। तो ये मानकर चलिए कि ये रणनीति का जो काउंटर अटैक था वो यहां दिया गया। और ना सिर्फ काउंटर अटैक की बात नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस पार्टी का नहीं है। तो ऐसे में यहां अब जो दूसरे राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो यहां पर शुरुआत भले ही स्टूडेंट्स की तरफ से की गई हो, लेकिन अब सहयोग और समर्थन कांग्रेस पार्टी का हासिल हो चुका है। और यही वजह कि तमाम जो कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता इस आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये मानकर चलिए कि अब दिल्ली की सरहदों से और लुटियन जोन से, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द के इलाके से ये जो विरोध और संघर्ष है ये वहां से बाहर निकलकर अब अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुका है, अलग अलग जिलों तक पहुंच चुका है। और मुझे लगता है कि अगली कड़ी अगर ये बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती है, जो कि आज की भी गई है, जिसमें सोनम वांगचुक का जो एक तरीके से अनशन खत्म करना है 26 दिनों के बाद, एक गंभीर सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि आपने अनशन की शुरुआत की थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, और अब आपको यानी सोनम वांगचुक को ये लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। तो ये बीजेपी को नुकसान सहना है कि नहीं सहना है ये बीजेपी खुद तय कर ले। यानी अब सोनम वांगचुक इस्तीफा नहीं मांग रहे। ये एक महत्वपूर्ण यू टर्न जो है सोनम वांगचुक के आज 26 दिनों के बाद के अनशन खत्म करने के के बाद जो बयान दिया गया उसमें सामने आ रहा है। तो ये मानकर चलिए कि आपका सवाल था कि क्या ये बाहर फैल चुका है, हाँ ये बाहर फैल चुका है और इसमें राजनीतिक भागीदारी भी अब विपक्षी दलों की देखने को मिल रही है। सामाजिक जो लोग हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं, और ना सिर्फ सामाजिक, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धार्मिक लोग भी अब सामने आएंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से पीटने वाली तस्वीरें देश के सामने गई हैं, उसका एक जबरदस्त तल्ख रिएक्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ठीक है महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, जिस तरह से अब हरियाणा में ये जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि मामला पूरा पॉलिटिकली हो गया है या विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया है, क्योंकि वो विपक्ष है, वो तो हर मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा। सवाल ये कि अब इसमें छात्र भी आ गए हैं, इसमें छात्र के परिजन भी आ गए हैं, यानी उनके परिवार के लोग भी आ गए हैं, सामाजिक लोग भी आ गए हैं, और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हमारी एक पूरी हायरार्की के सिस्टम में आते हैं, वकील भी आ गए हैं, सब आ गए इसमें। अब सवाल ये कि क्या सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि सरकार को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है? देखिए शिवम, ये अगर 100% समस्या थी जब आंदोलन शुरू हुआ, अगर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना ही मतलब 25% समस्या खत्म होगी, लेकिन 75% समस्या तो अभी है। दूसरी बात, शुरुआत से ही मांग कर रहे थे, आंदोलनकारी कर रहे थे, बीजेपी के नेता कर रहे थे, विपक्ष कर रहा था, हर कोई, चाहे छात्र थे, चाहे उनका समर्थन करे लोग, वो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे कि उनके कार्यकाल में इतने पर्चे लीक हुए, कोई सुधार नहीं हुआ। बात और नीट यूजी का जो पर्चा री एग्जाम हुआ है, फिर उस पर भी सवाल उठे जो दोबारा एग्जाम हुआ है। तो मांग जो शुरुआती सबसे बड़ी मांग थी वो तो अभी भी वही है। अभी मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी, अभी ये खबर आई है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री भी है और सरकार के बहुत करीबी है, उन्होंने जो मीडिया को जानकारी दी है, उनसे सवाल किए गए थोड़ी देर पहले कि पेपर लीक संशोधन बिल क्या पास हो गया, उन्होंने कहा आगे नेक्स्ट
2-3 बार उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने जवाब देने से बचना चाहा। तो अभी कई शंकाएं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं है। मांग तो सभी की यही थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को। एक समझ नहीं आ रही बात, सरकार इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, इतनी आशंकाओं से गिरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाए हुए? प्रधानमंत्री देखिए कितने, हमने देखा जब मंत्रिमंडल में रीशफलिंग हुई थी, बहुत बड़े बड़े हर्षवर्धन जैसे मंत्री, जिनके जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में स्वास्थ्य मंत्री थे, पोलियो का एक केस थी, पोलियो को जड़ से खत्म कर दिया था उन्होंने। बहुत बड़ा हर्षवर्धन को और कुछ बड़े बड़े चेहरे थे जिनको मंत्रिमंडल से उनको काम बदला गया उनका, लेकिन प्रधानमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं कर रहे, सरकार बात नहीं कर रही। सवाल नहीं, ये समस्या अभी ये हरियाणा से देखिए, हरियाणा से सब्जियां, अंडे, दूध दिल्ली को जाता है। हरियाणा बहुत बड़ा सहारा है दिल्ली का, और अब प्रदर्शन करके लोग इस तरह का समर्थन दे रहे हैं, तो हरियाणा से जो साइड इफेक्ट है वो दिल्ली को प्रभावित करते रहेंगे। और लोग इसमें आज लगातार दूसरे दिन कई शहरों में, रेवाड़ी शहर में जोरदार प्रदर्शन हुए, वकील, छात्र संगठन, विपक्ष के दल, सामाजिक लोग, क्योंकि उनको पता है हर परिवार में बच्चे, बच्चों के मामले में आदमी संवेदनशील होता है, और ये जो एक माहौल बना हुआ है, उनको लगता है कि सरकार से मांग मनवाने का यही मौका है, अब नहीं तो कब। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र सोनी जी, जैसा कि अभी देवेंद्र ने कहा कि 25% जो समस्या अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए सरकार के लिए, फिलहाल तो छात्रों के लिए तो वो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, मतलब 26 दिन थे वो, और 27वें दिन में उनको जो है सरकार के द्वारा मान मनोबल करा के उनको पानी वानी पिलाया गया। सवाल ये कि सोनम वांगचुक का मामला तो हो गया, अब जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, भाई उनसे सरकार बातचीत कर ही रही है। जेपी नड्डा साहब 2 मांगों पर समर्थन दे दिया, तीसरे पर वो कह रहे हैं कि हम कल तक विचार करके इस पर भी हम बता देंगे। तो क्या अब जो पहल की जा रही है सरकार की तरफ से, वो पहल अगर थोड़ा पहले की जाती तो क्या ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, या वाकई में चूंकि इसमें मामला पॉलिटिकली इंटरफेरेंस हो गया था तो ये मामला जाता ही जाता, सरकार कोई भी एड़ी चोटी का जोर लगा लेती? क्या अब ये मामला मतलब पूरी तरीके से कहें तो राजनीतिक प्रभाव में है कि पॉलिटिकल पार्टियां जहां चाहेंगी वहां इस मामले को ले जाएंगी, क्योंकि सरकार की उंगली तो दबी पड़ी हुई है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सरकार इस मामले में पहले सतर्क रहती, अगर पहले ही वार्ता कर लेती, पहले ही कानून बनाने की बात कह देती, तो ये स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। देखिए, सरकार भी इस आंदोलन का आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, और सरकार को ये कल्पना भी नहीं थी कि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो सरकार की छवि भी बच जाती। अब सरकार दबाव में है। दबाव में सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी जानते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ 1970 में, जब इमरजेंसी के बाद भी हुआ, तो उसमें समग्र क्रांति जेपी का आंदोलन था, बिहार और गुजरात से हुआ। तो ये अगर छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया तो सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए सरकार दबाव में। सरकार के लिए राहत की बात है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, और आज कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत में संवाद का दौर शुरू हुआ। देखिए, पहले स्तर की बातचीत थी, और ये बात सरकार झुकी है। उन्होंने कहा था कि हम मध्यस्थ स्थान पर जो है वार्ता करेंगे, सरकार के पास जाकर वार्ता नहीं करेंगे, इसलिए अलग न्यूट्रल जो स्थान है वो चुना गया। तो ये एक छात्रों की बड़ी जीत तो है ही है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है तो पहली बार में तो स्वीकार होनी नहीं थी, तो इसलिए कल तक का समय मांगा गया। और देखिए, सरकार इस मांग पर झुकेगी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार की ये रणनीति है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो सरकार की हार हो जाएगी, सरकार की नैतिक पराजय हो जाएगी। तो सरकार अब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है। तो इसलिए कल की जो वार्ता है, कल जो होगी, संभावित अगर वार्ता होती भी है तो उसमें सरकार का स्टैंड तो स्पष्ट है ही है। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी जो ये कैबिनेट में फैसला हुआ, इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, सोमवार को ये जब बिल आएगा तो उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये सब अभी हमें आने वाले समय में पता चले। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, जिस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह का प्रदर्शन, या फिर एक तरीके से कहें जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर पुलिस और यानी प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में हमें जो झड़प देखने को मिली, ऐसी तस्वीर हमने कब देखी थी? आपको याद होगा डॉक्टर महेश की जिस तरीके से अग्निवीर की योजना आई थी, उस पर तमाम बिहार से लेकर तमाम राज्यों में कई बार हमने देखा वहां ट्रेनें जला दी गई थी, बस जला दिया गया था इसके विरोध में कि भाई 3 साल तक हम सेना में रहेंगे, उसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, 75% हमें बाहर निकाल दिया जाएगा,
और ऐसे नहीं चलेगा। तो हमने एक प्रदर्शन देखा, लेकिन सरकार वहां पर झुकी नहीं। और हमने एक प्रदर्शन वो भी देखा जहां किसान सालों साल बैठे रहे, सरकार को झुकना पड़ा और जो 3 कानून थे उनको वापस लेना पड़ा। तो ये जो ऑडिबल चल रहा है, क्या ये सरकार, जो विपक्ष कह रहा है कि दम्भकारी हो चुका है कि भाई ये तो वही बात हो गया कि हम गलत नहीं सही करते हैं, बस हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, क्या सरकार ये मानकर चल रही थी और इसीलिए ये पूरा मामला उल्टा पड़ गया? अब सरकार को 360 डिग्री सोचना पड़ रहा है, कभी इसे मनाना पड़ रहा है, कभी उसे मनाना पड़ रहा है। डॉक्टर महेश, ये तो मानकर चलिए कि मोदी सरकार दम्भकारी हो चुकी थी, अभिमानी हो चुकी थी, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के रणनीतिकारों को ये लगने लगा था कि जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी की है, सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो ये काफी कमजोर है। और अंदरूनी जो इनका पूरा परिदृश्य है, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, चाहे राष्ट्रीय फलक पर देख लें, चाहे हम प्रादेशिक फलक पर देख ले, यहां जो अंदरूनी बिखराव है कांग्रेस पार्टी का काफी ज्यादा है। तो बीजेपी के लोगों को ये लगने लगा था कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता पर काबिज होती रहेगी, कोई विकल्प देश को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को, देखिए ये जो काम कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है, और कॉकरोच जनता पार्टी चूंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठन नहीं है, तो एक विचार की भी बात मैं सामने रखूंगा कि एक विचार के साथ जो युवा है वो इकट्ठा हुए, क्योंकि इनका कोई अपना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं कोई पदाधिकारी नहीं है। तो ऐसे में एक विचार के साथ युवा इकट्ठा हुए। ये जो काम स्टूडेंट्स ने किया है, मुझे लगता है कि विपक्ष के तौर पर यह काम कांग्रेस पार्टी को करना था, राहुल गांधी को करना था, लेकिन वो कोशिश कर भी इतना जो जन समर्थन है वो नहीं जुटा पाए और युवा खुद जो है पार्लियामेंट तक पहुंच गए। ये तो मानकर चलिए, अभी जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, इसमें सरकार के दम्भ को चुनौती अगर किसी ने दी है तो राहुल गांधी ने नहीं दी है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है, विपक्षी दलों ने यहां मोदी के दम्भ को चुनौती नहीं दी है। ये चुनौती अगर कहीं से मिली है तो स्टूडेंट्स से मिली है। और स्टूडेंट्स, चूंकि कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आप इनको जाति धर्म में नहीं बांट सकते, आप अगड़े पिछड़े में नहीं बांट सकते, आप जाट गैर जाट में नहीं बांट सकते, आप हिंदू मुस्लिम में नहीं कर सकते, आप सिख और गैर सिख में नहीं कर सकते, आप किसी क्षेत्र विशेष में स्टूडेंट्स को नहीं बांध सकते। और यही मजबूरी है। मुझे लगता है कि सरकार, चूंकि अग्निवीर में कौन थे, अग्निवीर में तो गरीब घरों के बच्चे थे जो है सड़कों पर 10-10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे थे, वो गरीब किसानों के बच्चे थे। आप एक वर्ग विशेष से उन स्टूडेंट्स को जोड़ सकते थे, लेकिन यहां जो स्टूडेंट्स अभी लुटियन जोन में खड़े हैं वो तो गरीब वर्ग से भी हैं, अमीर से भी हैं, सामान्य परिवार से भी हैं, हायर एजुकेटेड सोसाइटी से भी हैं। तो ये जो रिएक्शन था सर्वव्यापी हो रहा था, प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग राज्यों में इसका जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा था। रिएक्शन ना सिर्फ गरीब में था, मध्यम वर्ग में था, अमीरों में था। और मैं आपके पास आ रहा हूं देवेंद्र जी। सवाल यह कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मतलब ताज्जुब तो यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। क्या इस बात का रियलाइजेशन सरकार को हो चुका है और इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, बातचीत शुरू हो गई है, मामला ठंडा पड़ जाएगा, या फिलहाल ये अभी मतलब शुरुआत है, अभी तो बड़ी दूरी तय करनी है सरकार को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड पे डिजाइन होना चाहिए। अगर सरकार ने जैसे कल तक का समय मांगा, जैसी बातें हो रही है, अगर कल सरकार इस्तीफा ले रही है तो कल इसको बड़ी जीत छात्रों की माना जाएगा। अगर आज इस्तीफा चलो उनका सम्मान, अब देखिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर है, बड़े बड़े लोग इनके समर्थन में है। मैं फिर बताता हूँ, हम टीवी स्टूडियो में बहस तो करते हैं, लेकिन हम फील्ड में देखे तो लोगों में गुस्सा बहुत है। देखिए, अगर सरकार कल इस्तीफा ले लेगी तो उससे अच्छा आज ही क्यों ना ले लेते, दोनों का मान सम्मान रह जाए, न किसी की हार न किसी की जीत। अगर कल इस्तीफा लेना है तो फिर छात्र इसको अपनी बड़ी जीत मांगिए, सरकार की हार होगी। कोई सम्मान की रास्ता निकलना चाहिए, दोनों का सम्मान रहेगा या सरकार के लिए सोचना। ठीक है देवेंद्र, देखिए समय का थोड़ा अभाव है देवेंद्र, माफी चाहता हूं, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी, और डॉक्टर महेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही कि अब सोनम वांगचुक ने तो जलपान कर लिया है, वहां पर मामला ठीक है, सरकार बातचीत भी कर रही है प्रदर्शनकारियों से या फिर कहें छात्रों से, प्रदर्शन कर रही है कि भाई 2 मांगों पर समर्थन हो चुका है, तीसरे पर विचार विमर्श चल रहा है। अब सवाल यह कि क्या जो ये दिल्ली की आग है वो बाकी राज्यों तक जिस तरीके से उसकी लौ जा रही है, जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में यह कितना और व्यापक, कितना बड़ा होने जाएगा, या वाकई में इसको समय से पहले रोका जाएगा? और अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं ना शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है, वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।